हेलो डियर स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी का शुभम क्लासेस के इस नए वीडियो में। मैं संजीव सर। स्टूडेंट, आज के इस वीडियो में हम आपके चैप्टर नंबर 12 के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को डिस्कस करने वाले हैं। तो चैप्टर नंबर 12 यानी कि परमाणु में कौन कौन से क्वेश्चन ऐसे हैं जो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और जिसके बोर्ड एग्जाम में आने के चांसेस ज़्यादा है। तो चलिए इस चैप्टर का भी फाइनल शार्ट कंप्लीट कर लिया जाए। इससे पहले की वीडियो की अगर हम बात करें तो आपके 11 चैप्टर के फाइनल शार्ट ऑलरेडी कंप्लीट कर दिए गए, ठीक है। और सभी लोग अगर बोर्ड एग्जाम की अच्छी तैयारी करना चाहते हैं और बोर्ड एग्जाम में फिजिक्स में 90 या 95 प्लस लाना चाहते हैं तो फाइनल शार्ट की कोई भी वीडियो आप मिस मत कीजिए, क्योंकि फाइनल शार्ट इस तरीके से आपका करवाया गया है। फाइनल शार्ट एक तरीके से कह लीजिए कि चैप्टरों का रिवीजन जो है इतने बेहतरीन ढंग से करवाया गया है कि अगर इसको आप अच्छे से तैयार करते हैं तो बोर्ड एग्जाम का कोई भी क्वेश्चन आपके फाइनल शार्ट की वीडियो से बाहर नहीं जाएगा, ठीक है। फाइनल शार्ट में आपके पूरे सिलेबस को ध्यान में रखते हुए जो सिलेबस हट गया है, जो सिलेबस पढ़ना, सारी चीज़ों को बिल्कुल प्रॉपर वे में जो है ध्यान रख के जो है आपका फाइनल शार्ट का वीडियो बनाया जाता है, ठीक है। तो जितने भी बच्चे बोर्ड एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं या बोर्ड एग्जाम की परीक्षा 2021 में देने वाले हैं तो सभी से रिक्वेस्ट है कि अगर आप फिजिक्स में अच्छे नंबर लाना चाहते हैं तो फाइनल शार्ट की वीडियो सीक्वेंस से, क्रम से, ठीक है, एक एक करके सारे वीडियो देख लीजिए। सारे वीडियो जो है आपके प्लेलिस्ट में पड़ी हुई है, अगर आपने नहीं देखा तो सभी वीडियो को देखते जाइए। चलिए आगे बढ़ते हैं, इस चैप्टर के बारे में बात करते हैं कि इस चैप्टर में क्या क्या चीज़ें हमको पढ़नी है। तो जैसा कि इस चैप्टर की अगर हम बात करें तो सबसे पहले हमें इस चैप्टर में पढ़ना है रदरफोर्ड का परमाणु मॉडल, ठीक है। रदरफोर्ड का परमाणु मॉडल। हालांकि जो रदरफोर्ड ने ये अपना परमाणु मॉडल दिया था, उन्होंने एक अल्फा प्रकीर्णन प्रयोग के आधार पर दिया था। एक स्वर्ण की पतली झिल्ली यानी सोने की एक पतली झिल्ली पर जो है उन्होंने अल्फा किरणों की बमबारी करके कुछ निष्कर्ष निकाले थे, जिसके आधार पर जो है उन्होंने परमाणु का मॉडल प्रस्तुत किया था। और उनके परमाणु के मॉडल में कुछ कमियां भी थी, ठीक है। तो वो सारी चीज़ें इसमें हम पढ़ेंगे। उसके बाद पढ़ेंगे हाइड्रोजन परमाणु का बोर मॉडल, ठीक है। यानी हाइड्रोजन परमाणु के बारे में बोर ने भी एक मॉडल प्रस्तुत किया था, उनका मॉडल क्या था उसके बारे में देखेंगे। हाइड्रोजन सदृश परमाणुओं का बोर सिद्धांत, हाइड्रोजन सदृश परमाणुओं का बोर सिद्धांत। उसके बाद हम लोग बात करेंगे अस्थायी कक्षा में इलेक्ट्रॉन का कक्षीय वेग, यानी कोई भी इलेक्ट्रॉन अगर अपनी कक्षा में मूव कर रहा है या गति कर रहा है तो उसका कक्षीय वेग कितना होगा। उसके बाद बात करेंगे अस्थायी कक्षा में इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा, ठीक है। अस्थायी कक्षा में इलेक्ट्रॉन की एनर्जी या ऊर्जा कितनी होती है इसकी बात करेंगे। हाँ, एक चीज आपका छूटा हुआ, बताइए भाई क्या है। एक टॉपिक हमने नहीं लिखा हुआ, बताइए एक टॉपिक क्या है जो इस चैप्टर में हमें और पढ़ना है और बोर्ड एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। दोस्तों, जैसा आप सभी का एग्जाम आपके नज़दीक है तो अनअकैडमी आपके लिए लेकर आए अनअकैडमी आस्क डाउट, जिसमें आप अपने सभी विषयों के डाउट बिल्कुल कभी भी कहीं भी पूछ सकते हो। आपको प्ले स्टोर से अनअकैडमी ऐप को डाउनलोड करना है। जैसे ही ऐप को आप डाउनलोड करोगे वहां पर आपको जाना है आस्क डाउट वाले सेक्शन पर, ठीक है। जैसे ही आस्क डाउट वाले सेक्शन पर आप जाओगे तो आपको जिस भी सब्जेक्ट में प्रॉब्लम आ रहा है उस सब्जेक्ट का आपको क्वेश्चन अपने गैलरी में सेव कर लेना है और आपको सेलेक्ट कर लेना है, ठीक है। जैसे ही आप क्वेश्चन को सेलेक्ट कर लोगे फिर आपको एक इंपॉर्टेंट काम करना है कि क्वेश्चन को अच्छे से क्रॉप कर लेना है, जो क्वेश्चन आप पूछ रहे हो, ठीक है। फिर आपको क्रॉप कर आपको सेंड कर देना है। जैसे ही आप सेंड पे क्लिक करोगे आपको विद इन 10 सेकेंड आपको उसका सॉल्यूशन, वीडियो सॉल्यूशन मिलेगा, ठीक है। और आप अपना डाउट तुरंत सॉल्व कर सकते हो। और सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट बात है, आपको एक बार में सिर्फ एक ही डाउट सॉल्व करना है, ये नहीं कि एक साथ कई क्वेश्चन को आप सेंड कर दो, ठीक है। और आज आपके पास एक बहुत ही सुनहरा मौका है। जितने भी स्टूडेंट देख रहे हैं, अगर आज आप 10 डाउट अपने पूछते हो तो आपको अनअकैडमी का प्लस सब्सक्रिप्शन बिल्कुल फ्री में मिलेगा। तो जितने भी स्टूडेंट देख रहे हैं, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप वहां जाकर इसमें अपने डाउट पूछ सकते हो। और वहां पर अगर आपसे कोई भी कोड मांगता है तो शुभम@12 यूज करना, आपको बिल्कुल फ्री में सभी क्लासेस आपके ओपन हो जाएंगे, ठीक है। ठीक है, चलिए आप लोग तब तक सोच के बताइए। उससे पहले मैं आपको कुछ चीज़ें दिखाना चाहता हूँ। वीडियो के नीचे कुछ कमेंट्स आए थे, या आप कह लीजिए कि 2021 का कमेंट्स ऑफ द ईयर, यानी इस समय जो है 2021 में जो काफ़ी ज़्यादा ट्रेंडिंग में चल रहा है उससे रिलेटेड एक कमेंट है। प्राची ने कमेंट किया है, कमेंट आपकी स्क्रीन पे देखो दिखाई दे रहा है। ये हम हैं, ये हमारे मतलब ये हमारा शुभम क्लासेस है और यहाँ संजीव सर बोर्ड एग्जाम की तैयारी करवा रहे हैं, ठीक है। तो वहाँ तो कमेंट्स पावरी के नाम से था, यहाँ पे जो है उसी से रिलेटेड कमेंट्स था, तो हमको काफ़ी अच्छा लगा, वो हम आपको दिखा रहे हैं। एक और कमेंट है, किसी बच्चे ने किया है, ये देखो, मतलब हमको किसी से रिलेट कर दिया यार, मतलब किस एंगल से हम वो दिख रहे हैं भाई। हमको डांस का तो डी भी नहीं आता, प्रभु देवा
किससे कैसे सिमिलरिटी तुम लोग दिखा ले रहे हो, कुछ भी मतलब। चलो ठीक है, फिर आ जाओ वापस। हाँ, तो भाई जो छठा हमको इस चैप्टर में सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ पढ़नी है वो है आपका हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम। ठीक है, क्या है? हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम। ठीक है, ये काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट चीज़ है। तो भाई आप लोग कमेंट्स करते रहा कि ये कमेंट्स पढ़ के थोड़ा अच्छा लगता है। ठीक है, और कमेंट्स में अगर आप लोग अपने अपने क्वेश्चन या अपने डाउट्स या ये बताएं कि वीडियो कैसा लगा या आपको किस चीज़ में प्रॉब्लम है तो और अच्छा लगे। बाकी कमेंट्स भी आपके काफ़ी ज़्यादा पसंद आए हैं। ठीक है, चलिए कोई बात नहीं, थैंक यू कमेंट्स करने के लिए। तो ये 6 चीज़ें हमें इस चैप्टर में पढ़नी है। ठीक है, तो चलिए अब 1 बाय 1 करके एक एक चीज़ को अच्छे से बेहतरीन ढंग से जो है एक्सप्लेन किया जाए। और जितने भी बच्चे वीडियो को देख रहे हैं सभी लोग वीडियो को लाइक कर दीजिए और इस लाइव सेशन के साथ अंत तक बने रहिए, जिससे एक एक चीज़ इस चैप्टर का अच्छे से आपको समझ में आ जाए। तो सबसे पहले बात करते हैं रदरफोर्ड के परमाणु मॉडल की। ठीक है, तो अगर हम रदरफोर्ड के परमाणु मॉडल की बात करें तो रदरफोर्ड ने जो है एक अल्फा प्रकीर्णन प्रयोग किया था। क्या किया था? एक अल्फा प्रकीर्णन प्रयोग किया था। उन्होंने क्या किया था? एक स्वर्ण यानी सोने की पतली झिल्ली ले लिया था और उस पर अल्फा किरणों की बमबारी की। ठीक है, तो जब उन्होंने अल्फा किरणों की बमबारी की तो उन्होंने देखा कि अधिकांश अल्फा किरण जो है स्वर्ण पतली झिल्ली को भेद कर यानी छेद कर पार निकल जा रहे हैं, कुछ सीधे जाके वापस चले आ रहे हैं। ठीक है, और कुछ अपने मार्ग से हल्के से विचलित हो जा रहे हैं। ठीक है, तो इसके आधार पर उन्होंने कुछ निष्कर्ष निकाले जिसको जो है हम लोग रदरफोर्ड के परमाणु मॉडल के रूप में जो है डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहला उन्होंने क्या निष्कर्ष निकाला? जब अल्फा किरणों की बमबारी की तो अधिकांश अल्फा किरण कैसे निकले? उस पन्नी को भेद कर आगे निकल गए। यानी उन्होंने निष्कर्ष निकाला परमाणु का अधिकांश भाग क्या होता? खोखला। तो पहला पॉइंट हो गया कि परमाणु का अधिकांश भाग क्या होता है? खोखला होता है। ठीक है, जिसकी त्रिज्या 10 की घात -10 यानी 1 एंगस्ट्रॉम के मीटर की कोटि की होती है। ठीक है, अगला निष्कर्ष उन्होंने क्या निकाला? कुछ तो निकल गए सीधे और कुछ क्या हुआ? अपने मार्ग पर गए और वापस लौट आए। तो जो अल्फा किरण अपने मार्ग पर वापस लौट आया ना, तो उन्होंने ऐसा निष्कर्ष निकाला कि यहाँ परमाणु के बीचों बीच यानी सेंटर पे कोई एक ऐसा ठोस चीज रहा होगा जो उसको जो है ये भेद कर पार नहीं कर सका। तो उसको जो है उन्होंने क्या माना? नाभिक। ठीक है, और इन्होंने माना कि परमाणु का समस्त जो भार है या समस्त धनावेश है वो परमाणु के नाभिक में स्थित होता है। ठीक है, दूसरा पॉइंट। तीसरा कंक्लूजन उन्होंने ये निकाला कि नाभिक के चारों ओर की जो त्रिज्या होती है या रेडियस होती है वो उसकी कोटि कितनी है? 10 घात -10 मीटर। ये उन्होंने त्रिज्या मानी थी। ठीक है, तो ये 2 मॉडल हमने आपको लिख दिए हैं। बाकी इसके आगे भी दो तीन टॉपिक और हैं, उसको भी आप लोग जैसे नाभिक के चारों ओर की जो रेडियस है जो त्रिज्या है 10 घात -10 मीटर की होती है। ठीक है, और इलेक्ट्रॉन जो है नाभिक के चारों ओर क्या होता है? आकर्षण बल। नाभिक है, नाभिक के चारों ओर इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो आकर्षण बल के कारण क्या होते हैं? इलेक्ट्रॉन नाभिक के अंदर गिर जाने चाहिए, लेकिन ऐसा होता नहीं है। तो रदरफोर्ड ने इसके आधार पर क्या निष्कर्ष निकाला कि जो ये इलेक्ट्रॉन है ये स्थिर नहीं है बल्कि क्या है? नाभिक के चारों ओर वृत्तीय कक्षा में घूम रहे हैं। ठीक है, तो ये 4 इनके मॉडल थे, इसको आप लोग लिख लीजिएगा। चलिए अब इनके हम कमियों की बात करते हैं। ठीक है, अगर इनकी कमियां देखें तो सबसे पहली जो है इनकी कमी यह है कि परमाणु का अस्थायित्व। ठीक है, परमाणु का अस्थायित्व, इसमें उन्होंने क्या चीज एक्सप्लेन नहीं कर पाया? ध्यान से देखो, इन्होंने बताया कि इलेक्ट्रॉन जो है नाभिक के चारों ओर क्या करता है? वृत्तीय कक्षा में गति करता है। मान लेते हैं ये न्यूक्लियस है। ठीक है, ये नाभिक है और ये इसके चारों ओर क्या हो रहा है? इलेक्ट्रॉन जो है गति कर रहा है। क्या है? इलेक्ट्रॉन गति कर रहा है। तो जब इसके चारों ओर इलेक्ट्रॉन गति करता है तो मैक्सवेल के विद्युत चुंबकीय या मैक्सवेल के सिद्धांत के अनुसार कोई भी इलेक्ट्रॉन अगर मूव कर रहा है या गति कर रहा है तो इसके अनुसार विद्युत चुंबकीय विकिरण के कारण ये क्या करता है? अपनी एनर्जी को खोता रहता है, यानी इसकी ऊर्जा में
कमी आती रहती है और ऊर्जा में कमी होने के कारण एक ऐसी कंडीशन आएगी कि ये आकर इस पे नाभिक के पास गिर जाएगा। लेकिन ऐसा नहीं होता है, इसका एक्सप्लेनेशन उन्होंने कर नहीं पाया था। यानी परमाणु के अस्थायित्व के बारे में, परमाणु स्टेबल क्यों है या इसका अस्थायित्व के पीछे क्या राज है, इसका फुल एक्सप्लेनेशन या सटीक कारण इन्होंने नहीं दे पाया था। पहली कमी इनकी ये थी, ठीक है। दूसरी है रेखीय स्पेक्ट्रम, ठीक है। दूसरी कमी की अगर हम बात करें तो रेखीय स्पेक्ट्रम, रेखीय स्पेक्ट्रम। अब इसमें क्या चक्कर है, जैसे ये नाभिक हो गया, ठीक है, और इसके चारों ओर ये इलेक्ट्रॉन हो गए, तो इसके चारों ओर जो इलेक्ट्रॉन है, ठीक है, जब इलेक्ट्रॉन विभिन्न कक्षा में मूव कर रहे हैं तो इनकी आवृत्ति भी अलग अलग होगी, और इनकी जब आवृत्ति अलग अलग होगी तो इनकी अलग अलग आवृत्ति के कारण इनकी जो चुंबकीय स्पेक्ट्रम है, जो चुंबकीय लाइन है, ठीक है, वो सतत होती है। क्या होती है? सतत होती है। लेकिन चुंबकीय लाइन जो है, चुंबकीय स्पेक्ट्रम जो है सतत ना होकर रेखीय होती है। इसका जो है सही, रेखीय क्यों होती है इसका सही कारण उन्होंने एक्सप्लेन नहीं कर पाया। ये इनकी दो खास कमियां हैं रदरफोर्ड के परमाणु मॉडल में, ठीक है। चलिए अब बात करते हैं दूसरे टॉपिक, हाइड्रोजन परमाणु का बोर मॉडल, ठीक है। हाइड्रोजन परमाणु का बोर मॉडल, तो हेडिंग डालो हाइड्रोजन परमाणु का बोर मॉडल। अब बोर ने क्या मॉडल प्रस्तुत किया या बोर ने क्या बताया भाई, उसको भी देख लिया जाए, ठीक है। हाइड्रोजन परमाणु का बोर मॉडल, अगर चीजें आप एक बार अच्छे से समझ लेंगे तो ये बिल्कुल थियरी की चीजें हैं, और जब भी आप इसको जो है एक बार रिवाइज करेंगे तो अच्छे से सारी चीजें आपको याद हो जाएंगी, अगर समझे रहेंगे तो, ठीक है। और अगर डायरेक्ट याद करने की कोशिश करेंगे, रटने की कोशिश करेंगे तो वो भूल जाएगा, ठीक है। लेकिन अगर एक बार समझ लेंगे तो सारी चीजें आपको याद हो जाएंगी, अगर कभी भी आप देखेंगे तो, ठीक है। देखिए भाई, पहला चीज ये है, बोर ने बताया कि इलेक्ट्रॉन जो है नाभिक के चारों ओर विभिन्न कक्षाओं में गति करते हैं, और हर एक कक्षा की अपनी अलग अलग ऊर्जा होती है। जो इलेक्ट्रॉन जिस कक्षा में है, वो जिस इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा जो है जिस कक्षा से बिलोंग करती है, वो उसी कक्षा में गति करता है। और इस कक्षा को उन्होंने नाम बताया था कोष, और नाम दिया था KLMN, ठीक है, KLMN, ये उन्होंने कक्षक के नाम दिए थे, ठीक है। तो पहला पॉइंट इनका यह है कि इलेक्ट्रॉन जो है नाभिक के चारों ओर विभिन्न ऊर्जा स्तर के कक्षकों में गति करते रहते हैं, ठीक है। और जिस इलेक्ट्रॉन का ऊर्जा उसके कक्षक के ऊर्जा स्तर से मिलता है या उसके बराबर होता है, वो इलेक्ट्रॉन उसी ऊर्जा स्तर या उसी कक्षक में गति करता है, ठीक है, पहली चीज। दूसरी चीज, इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों ओर गति करता हुआ इलेक्ट्रॉन उसी कक्षक में या उसी कक्षा में गति करता है जिसमें उसका कोणीय संवेग यानी कि MVR, कोणीय संवेग MVR h/2π का पूर्ण गुणज होता है, ठीक है। यानी MVR = NH/2π, जहां n = 1 2 3 up to so on डॉट, ठीक है। तो इलेक्ट्रॉन उसी कक्षा में गति करता है जिसमें उसका कोणीय संवेग NH/2π के बराबर होता है, या कह सकते हो h/2π का पूर्ण गुणज। और पूर्ण गुणज का मतलब होता है उसका 1 गुना, 2 गुना, 3 गुना, 4 गुना। तो यानी इस तरीके से आप n की वैल्यू रखोगे तो ये हमको गुणज के रूप में प्राप्त होता जाएगा, ठीक है। इतनी बात समझ में आई। तीसरा पॉइंट इन्होंने बताया कि इलेक्ट्रॉन, कोई भी इलेक्ट्रॉन अगर निम्न ऊर्जा स्तर से उच्च ऊर्जा स्तर में जाता है तो ऊर्जा का अवशोषण होता है, यानी उसको और ज्यादा ऊर्जा चाहिए होती है, ठीक है।
और लेकिन अगर कोई इलेक्ट्रॉन उच्च ऊर्जा स्तर से निम्न ऊर्जा स्तर में आता है तो इलेक्ट्रॉन का उत्सर्जन होता है। ठीक है, इलेक्ट्रॉन का क्या होता है? उत्सर्जन होता है, यानी ऊर्जा का उत्सर्जन होता है, यानी ऊर्जा बाहर निकलती है। ठीक है, तो यानी क्या निष्कर्ष निकला? कोई भी परमाणु अगर अपनी कक्षक चेंज करेगा या अपनी कक्षा या अपनी ऊर्जा स्तर, ठीक है, निम्न से उच्च में जाएगा या उच्च से निम्न में आएगा तो ऊर्जा का या तो अवशोषण होगा या फिर ऊर्जा का उत्सर्जन होगा। और इसको लिखते हैं डेल्टा E इक्वल टू E2 माइनस E1। ठीक है, अवशोषण या उत्सर्जन में कितनी ऊर्जा लगेगी या कितनी ऊर्जा मिलेगी उसका ये फार्मूला होता है। ठीक है, तो जो उसकी एनर्जी यानी ऊर्जा स्तर में अंतर होता है वही इसका फार्मूला और होता है ये hc बाई लेमडा। ठीक है, hc अपान लेमडा। ठीक, तो ये थे हमारे हाइड्रोजन परमाणु बोर मॉडल। अब हाइड्रोजन सदृश परमाणुओं का बोर सिद्धांत। ठीक है, हाइड्रोजन सदृश परमाणु बोर सिद्धांत। देखो भाई, हाइड्रोजन सदृश का मतलब है कि ऐसे परमाणु की बात की जा रही है जिसका परमाणु क्रमांक 1 हो या उसके नाभिक में यानी उसकी बाहरी कक्षा में 1 इलेक्ट्रॉन हो और न्यूक्लियस में भी एक ही। ठीक है, तो हाइड्रोजन सदृश का मतलब यही है। तो मान लेते हैं ये हमारा कोई हाइड्रोजन सदृश रेख परमाणु है। ठीक है, Ze, ये नाभिक है इसका। इस पर चार्ज कितना होता है? जितना इलेक्ट्रॉन पर चार्ज होता है लेकिन पॉजिटिव का होता है। ठीक है, और यहाँ पर कोई इलेक्ट्रॉन है, इसकी त्रिज्या हम मान लेते हैं कितनी है? R, और इसका वेग कितना है? V मान लेते हैं। ठीक है, हमने मान लिया कोई हाइड्रोजन सदृश परमाणु है। ठीक है, जिसका हाइड्रोजन सदृश यानी इसका परमाणु क्रमांक यानी Z की वैल्यू कितनी होगी? 1। Z की वैल्यू कितनी होगी? 1 होगी। हम मान लेते हैं कोई इलेक्ट्रॉन एनोई कक्षा में Bn वेग से गति कर रहा। किस वेग से? Vn वेग से गति कर रहा। और इस एनोई कक्षा की त्रिज्या कितनी है? Rn है। कितनी त्रिज्या है? Rn। अब बोर के सिद्धांत के अनुसार यह इलेक्ट्रॉन केवल उसी कक्षा में ही गति कर सकता है जिसमें इसका कोणीय संवेग यानी कि m, ठीक है, और मान लिया गया इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान m है, कोणीय संवेग यानी कि m Vn Rn इक्वल टू h अपान 2 पाई का पूर्ण गुणज हो। तो हमने मान लिया h अपान 2 पाई। कोई दिक्कत नहीं ना? ये हो गया हमारा इक्वेशन नंबर 1। इक्वेशन नंबर 1। ठीक है, अब देखो सबसे जो अहम बात है, कोई भी इलेक्ट्रॉन हो या कोई भी चीज हो, किसी भी पार्टिकल के अराउंड अगर वृत्तीय कक्षा में गति कर रहा है तो उस पर एक क्या कार्य करेगा? अभिकेंद्र बल। और अभिकेंद्र बल यानी F कार्य करेगा और इसकी वैल्यू कितनी होती है? mvn स्क्वायर अपान r mv स्क्वायर बाई r। ये होता है अभिकेंद्र बल। ठीक है, ये होता है अभिकेंद्र बल। और ये अभिकेंद्र बल इसको कहाँ से मिलेगा? ये आपका इलेक्ट्रॉन, एक चार्ज ये भी है और इसके नाभिक पर एक चार्ज है। तो दो जब स्थिर चार्ज होते हैं तो इसके बीच में क्या होता है? अट्रैक्शन फोर्स। ठीक है, क्या होता है भाई? सेम चार्ज होते हैं तो रिपल्सन, लेकिन ये दोनों अपोजिट हैं, ये प्लस है ये माइनस, इसके बीच में अट्रैक्शन फोर्स का यानी एक वैद्युत बल लगेगा। F इक्वल टू कितना फार्मूला होता है? 1 अपान 4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपान R स्क्वायर। तो Q1 की जगह कितना है? ZE, Q2 की जगह E, ठीक है, अपान Rn स्क्वायर। ठीक है, मिला क्या? F इक्वल टू 1 अपान 4 पाई एप्सिलॉन नॉट ZE स्क्वायर अपान Rn का होल स्क्वायर। ठीक है, यहाँ तक बात समझ में आ गई? ये हो गया आपका इक्वेशन नंबर, ये 2 बना लो और इसको बना लो इक्वेशन नंबर 3। अब
ये आवश्यक अभिकेंद्र बल इसको वैद्युत बल से मिलेगा, यानी कि F इक्वल टू एफ ई। एफ की वैल्यू एम बी एन स्क्वायर अपान आर एन इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट जेड ई स्क्वायर बाई आर एन स्क्वायर। तो एक आर एन से एक आर एन आपका कैंसिल हो गया, एक आर एन से क्या होगा, एक आर एन कैंसिल हो गया। तो यहां से वी स्क्वायर इक्वल टू कितना मिल जाएगा, वी एन स्क्वायर इक्वल टू आगे एम है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट जेड ई स्क्वायर अपान आर एन। ठीक है, आर एन को कर लो इस साइड, बाकी सबको भेज दो उस साइड। तो आर एन को हम ले आ रहे हैं इस साइड, यहां भाग में इधर आएगा, गुणा हो जाएगा। तो आर एन इंटू एम वी एन स्क्वायर इक्वल टू जेड ई स्क्वायर अपान 4 पाई एप्सिलॉन नॉट। तो आर एन इक्वल टू कितना हो जाएगा, ये जाएगा उधर जेड ई स्क्वायर अपान 4 पाई एप्सिलॉन नॉट एम वी एन स्क्वायर। अब देखो भाई, बी एन की वैल्यू यहां से निकाल लो। बी एन की वैल्यू समीकरण नंबर 1 से, तो समीकरण नंबर 1 से वी एन की वैल्यू क्या दे देगी, ध्यान से देखो। तो बी एन को रखो इस साइड, बाकी सबको भेज दो दूसरी साइड। ठीक है, वी एन को रखो इस साइड और बाकी सबको भेज दो दूसरी साइड। तो यहां से मिल जाएगा हमको वी एन इक्वल टू एन एच अपान 2 पाई गुणे एम आर एन। ठीक है, हालांकि इसका स्क्वायर है, स्क्वायर है तो दोनों साइड स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, इतनी बात समझ में आ गई। अब देखो एक चीज यहां पे देखिए, अगर हम Vn की वैल्यू निकालना चाहे तो यहां से भी तो निकल सकती है। ठीक है, यहां से भी निकल जा रही, m को भेज दो दूसरी साइड। तो Vn स्क्वायर इक्वल टू कितना में हो जाए, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट जेड ई स्क्वायर अपान एम आर एन। ये v की वैल्यू है। ठीक है, स्क्वायर है तो v इक्वल टू क्या हो जाएगा, अंडर रूट। ठीक है, v इक्वल टू क्या हो जाएगा, अंडर रूट। तो ये आ गई, किसी भी कक्षा में कोई इलेक्ट्रॉन अगर वृत्तीय गति कर रहा है तो उसकी ये वेलोसिटी आ गई। जहां पे अगर हमें क्या है, इसकी वैल्यू अगर हमको पता है, किसकी वैल्यू, आर एन की वैल्यू अगर हमें पता है तो हम स्पीड निकाल सकते हैं। अब आर एन की वैल्यू, ठीक है, आर एन की वैल्यू हम कहां से निकाल लें, यहां से देखो आर एन बराबर ये चीज है। काम करो यार, इसको छोड़ो, जाने दो। ठीक है, समीकरण 1 से ही हम बी एन का मान यहां पे पुट करते हैं, जो मिलेगा देखते हैं। आर एन इक्वल टू जेड ई स्क्वायर अपान 4 पाई एप्सिलॉन नॉट एम। ठीक है, इसका स्क्वायर तो ये है एन एच अपान 2 पाई एम आर एन का होल स्क्वायर। ठीक है, यहां तक बात समझ में आ गई ना। अब देखो कुछ कटेगा, इसका होल स्क्वायर करोगे तो कितना आ जाएगा, आर एन इक्वल टू जेड ई स्क्वायर अपान 4 पाई एप्सिलॉन नॉट 4 पाई एप्सिलॉन नॉट एम। ठीक है, इनटू ये चीज जो नीचे बटे में है ये जाएगा ऊपर, नीचे ऊपर हो जाएगा, कितना चला जाएगा, तो 4 पाई स्क्वायर एम स्क्वायर आर एन स्क्वायर अपान, ठीक, नीचे बचेगा एन एच स्क्वायर है तो एन स्क्वायर एच स्क्वायर। ठीक है, अब देखो भाई 4 से 4 कैंसिल हो गया, एक पाई से एक पाई कैंसिल हो गया, एक m से एक m कैंसिल हो गया, तो आया क्या, और एक आर्यन से एक आर्यन कैंसिल हो गया, तो इधर बचा 1 इक्वल टू
जेड ई स्क्वायर अपान यहाँ बचा एप्सिलॉन नॉट, ठीक है, और बचा एन स्क्वायर एच स्क्वायर, एन स्क्वायर एच स्क्वायर, ऊपर क्या बच रहा, एक ठू आपका पाई बचा है और एक ठू बचा है एम, ठीक है, एक ठू बचा है एम और यहाँ बचा है आर एन। तो यहाँ से इंप्लाइज करेगा आर एन बराबर क्या हो जाएगा, ये चीज़ क्या है भाग में इधर आएगा गुणे में, तो एप्सिलॉन नॉट एन स्क्वायर एच स्क्वायर अपान ये चीज़ नीचे जेड ई स्क्वायर पाई, ठीक है। तो ये आ गई भाई आपकी त्रिज्या, देखो, ठीक है। तो यही सही भी है और यहाँ से डायरेक्ट आप क्या करना, समीकरण नंबर 1 से आर एन का मान निकाल के यहाँ पे पुट कर देना। तो ये मिल गया, इसको थोड़ा सा रीअरेंज कर लो, आर एन इजकल टू 1/z को ले लो कॉमन, बाकी सबको कर दो अंदर, तो एप्सिलॉन नॉट एन स्क्वायर एच स्क्वायर अपान ई स्क्वायर पाई एम। अब देखो यहाँ पे सारी चीजें आपकी कांस्टेंट है। हाइड्रोजन परमाणु के लिए Z बराबर क्या रखोगे 1, Z बराबर 1, H प्लॉन्क कांस्टेंट है, N बराबर 1, ठीक है, पहले इलेक्ट्रॉन के लिए, पहली कक्षा के लिए, पाई की वैल्यू 3.14, इलेक्ट्रॉन, ये M क्या है, इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान है, एप्सिलॉन नॉट उसकी भी वैल्यू रखिए और सारी वैल्यू रख के कैलकुलेट करने के बाद जो आपका आर एन निकल के आएगा हाइड्रोजन परमाणु के लिए 0.053 एंगस्ट्रॉम, ठीक है। ये आपके हाइड्रोजन परमाणु की त्रिज्या निकल कर आती है, ठीक है। यहां तक बात समझ में आ गई। अब देखो, अगर आपसे यहीं पे पूछ ले अस्थायी कक्षा में इलेक्ट्रॉन का कक्षीय वेग कितना होगा, तो अस्थायी कक्षा में इलेक्ट्रॉन का कक्षीय वेग निकालने के लिए ये रहा आर एन, ठीक है, कक्षीय वेग का ये रहा फार्मूला, इस फार्मूले में आर एन की ये वैल्यू ला के यहाँ पे रख देना, कक्षीय वेग निकल आएगा। तो कक्षीय वेग वाला निकाल लोगे, ठीक है। तो इलेक्ट्रॉन का कक्षीय वेग आप लोग निकाल लेंगे ना भाई। देखिए समीकरण नंबर 1 से यहाँ से हमने क्या निकाला था, बी एन का मान, समीकरण नंबर 1 ये है, यहाँ से वी एन, ठीक है ना, कक्षीय वेग का मान निकाला गया था और ये मान निकाल के यहाँ पुट किया गया था। अब आर एन का मान आ चुका है, तो आर एन का मान जब आ गया है तो कक्षीय वेग निकालने के लिए आर एन की वैल्यू रख दो, कक्षीय वेग का फार्मूला आ जाएगा, ठीक है। निकाल लोगे ना, इतनी बात समझ में आ गई, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। चलो फिर आगे बढ़ते हैं। अस्थायी कक्षा में इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा, तो देखते हैं भाई अस्थायी कक्षा में इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा कितनी होती है। तो हेडिंग डालो, अस्थायी कक्षा में इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा। अस्थायी कक्षा में इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा, मान लेते हैं किसी कक्षा में इलेक्ट्रॉन का कक्षीय वेग बी एन है, ठीक है, और उसका द्रव्यमान m है। तो इसकी गतिज ऊर्जा, भाई गति कर रहा है, काइनेटिक एनर्जी, गतिज ऊर्जा कितनी हो जाएगी, हाफ m बी एन स्क्वायर, ठीक है। ये हो जाएगी हमारी क्या, काइनेटिक एनर्जी, गतिज ऊर्जा। बात एकदम समझ में आ गई, क्लियर, अच्छे से। आगे देखो समीकरण नंबर 1। अब कहीं पर अगर कोई चार्ज हमारा है, मान लो एक चार्ज यहाँ एक चार्ज यहाँ है, तो दो चार्ज आपस में है, तो इस निकाय की कोई ना कोई वैद्युत स्थितिज ऊर्जा होगी, वैद्युत स्थितिज ऊर्जा, ठीक है। तो वैद्युत स्थितिज ऊर्जा U का फार्मूला होता 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2/R, ठीक है। तो कक्षीय बात क्या, अस्थायी कक्षा की बात हो रही है, तो अस्थायी कक्षा की अगर हम बात करें तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, कितना है, हाइड्रोजन परमाणु की बात चली रही है, तो यहाँ पे न्यूक्लियस पर यानी नाभिक पर चार्ज कितना है, प्लस चार्ज, यहाँ पर चार्ज कितना, -E,
ठीक है, इलेक्ट्रोन माइनस चार्ज, रेडियस आर्यन, त्रिज्या कितनी है आर्यन मान लो, ठीक है। वैल्यू रख लो भाई, U इक्वल टू कितना आ जाएगा 1/4πε0 Q, पहला Q, दूसरा Q माइनस E अपान उसके बीच की दूरी कितनी है आर्यन, ठीक। आया कितना 1/4πε0 माइनस आ गया बाहर, ये हो गया ZE² R n, ठीक है। तो अस्थायी कक्षा में इलेक्ट्रॉन की कुल ऊर्जा, ठीक है, कुल ऊर्जा को हम किससे डिनोट करते हैं, टोटल एनर्जी को अगर हम मान लें En है तो En इक्वल टू U प्लस काइनेटिक एनर्जी, ठीक है, स्थितिज ऊर्जा और प्लस काइनेटिक एनर्जी। अब दोनों को जोड़ लो, दोनों को क्या करो जोड़ लो भाई, देखो कितनी आती है U का मान कितना -1/4πε0 ZE² अपान RN प्लस ½ mVn²। अब देखो भाई इस Bn का मान पिछले समीकरण से उठा के रख दो, तो पिछले समीकरण की अगर हम बात करें तो पिछले समीकरण से Bn का मान कितना निकल कर आया था, ठीक है। तो पिछला समीकरण Vn इक्वल टू था, यही ना हमने कहा था MBnRn इक्वल टू NH/2π, ठीक है। तो यहाँ से निकला था Vn इक्वल टू NH/m 2π Rn, और हमने कहा था Rn की वैल्यू रखने के लिए, Rn की वैल्यू निकाला था। तो जब यहाँ पे आप Rn की वैल्यू रखोगे तो Rn की वैल्यू रखने के बाद जो आपका Bn निकल कर आएगा वो Vn आ जाएगा, Vn इक्वल टू, हम डायरेक्ट यूज कर दे रहे हैं, ठीक है। तो जो आपका Vn आएगा कितना आ जाएगा 1/n ZE² अपान 2H/0, ठीक है। ये आपका आ जाएगा Vn का मान, ठीक है। अब यही Bn का मान यहाँ पे उठा के रख लो, तो -1/4πε0 ZE² अपान Rn प्लस 1/2m, इसकी वैल्यू रखोगे तो इसका होल स्क्वायर करोगे तो 1/n² Z² e⁴ अपान 4H²ε0², ठीक है। ये चीज़ आ गया। अब इसमें जो चीज़ कॉमन दिख रहा है उसको कॉमन ले लो, जो चीज़ बच रहा है उसको बचने दो। तो कुछ कॉमन दिखाई दे रहा है, तो कॉमन दिखाई दे रहा है आपका ZE² अपान 4ε0 कॉमन है, इसको कॉमन ले लो। यहाँ आपका पहले प्लस वाला लिख ले रहा हूँ मैं, यहाँ आपका बच रहा है 1/2m, ठीक है, और इंटू बच रहा 1/n², H², ठीक है, n² बचा, H² भी बचा है अंदर, ठीक है। एक ε0 बाहर गया, एक ε0 बचा हुआ है, ठीक है, एक ε0 बाहर गया तो एक ε0 बचा हुआ है, और क्या बचा हुआ है ZE², तो एक ZE बच जाएगा अंदर, ZE। ये इतनी चीज़ें बच गई, माइनस यहाँ क्या बचा, यहाँ पे बचा है आपका, ये निकल गया है 4 निकल गया, ε0 निकल गया, ये बचा Rn, ठीक है। तो माइनस 1/πRm, 1/πRm। अब क्या करो भाई, पाई Rn का मान उठा के जो पिछले समीकरण में आपने Rn का मान निकाला था वो मान यहाँ पे रखना है, ठीक है। तो Rn का वो मान जब आप यहाँ पे रखोगे और कैलकुलेट करोगे तब जो है आपका जाके निकल के आएगा जो आप निकालना चाहते हैं, ठीक है। तो Rn का कितना मान था बताइए भाई आप लोग, ठीक है। ये आप लोग डायरेक्ट यूज करके सॉल्व कीजिए, कमेंट बॉक्स में बताओ। अभी हमने निकाला था Rn का कितना मान आया था, तो
तो Rn इक्वल टू आया था n स्क्वायर, ठीक है, H एप्सिलॉन नॉट स्क्वायर अपान पाई एम जेड ई स्क्वायर, पाई एम जेड ई स्क्वायर। ये आपका आया था किसका, आर्यन का मान, ठीक है, आर्यन का मान। तो ये आर्यन का मान उठा के आप यहां रखो। तो यहां रखने के बाद जो फाइनली आपका आएगा कितना आएगा भाई, ई एन इक्वल टू, तो यार आप लोग रख के कैलकुलेट कर लेना, ठीक है, कर लोगे, ये अच्छा करा दे रहे हैं, नहीं तो बोलोगे सर जी नहीं करवाए। वन अपॉन टू एन स्क्वायर एच स्क्वायर एप्सिलॉन नॉट ऊपर हो जाएगा एम जेड ई स्क्वायर बचेगा स्क्वायर माइनस वन अपॉन पाई आर एन की वैल्यू एन स्क्वायर नीचे हो जाएगा और एच स्क्वायर एप्सिलॉन नॉट, ठीक है, ये चीज़ चला जाएगा ऊपर, आपका ये चीज़ ऊपर जाएगा, तो पाई एम जेड ई स्क्वायर, ठीक है, तो पाई से पाई कैंसिल हो गया, पाई से पाई कैंसिल हो गया, आया कितना, ई एन इक्वल टू जेड ई स्क्वायर अपान 4 एप्सिलॉन नॉट। अब देखो यहाँ बचा एम जेड ई स्क्वायर अपान 2 एन स्क्वायर एच स्क्वायर एप्सिलॉन नॉट माइनस एम जेड ई स्क्वायर अपान एन स्क्वायर एच स्क्वायर एप्सिलॉन नॉट। अब भाई देखो यहाँ पे अगर हम देख रहे हैं तो ये पूरा चीज़ कॉमन है, ठीक है, तो पूरा कॉमन ले लो, ई एन इक्वल टू ऊपर से m बाहर आ गया तो जेड ई स्क्वायर बाहर आ गया, तो जेड ई स्क्वायर पहले से है, एक जेड ई स्क्वायर और बाहर आ गया, तो जेड स्क्वायर ई की पावर 4 हो गया बाहर कॉमन अपान नीचे 4, ठीक है, 4 एप्सिलॉन नॉट पहले से एक एप्सिलॉन नॉट और आ गया, तो कितना हो गया एप्सिलॉन नॉट स्क्वायर एन स्क्वायर एच स्क्वायर, ठीक है, ये सारी चीज़ें बाहर हो गई। यहाँ पे बचा 1/2, यहाँ पे बचा -1, तो इसको सॉल्व करोगे कितना आ जाएगा -1/2, ठीक है। आधे में से अगर आप एक घटाओगे तो कितना आ जाएगा -1/2, देखो 2 के 2 तो 1 - 2, ठीक है, 1 - 2 यानी आया 1 और साइन माइनस का और नीचे 2, तो फाइनली आ गया ई एन इक्वल टू और 2 नीचे 2 बचा है तो इससे गुणा कर दोगे -1/8 एम जेड स्क्वायर ई की पावर 4 अपान एप्सिलॉन नॉट स्क्वायर एन स्क्वायर और एच स्क्वायर। ये आपकी आ गई अस्थायी कक्षा में इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा, ठीक है। तो यही चीज़ हम बोल रहे थे यार, आप लोग कैलकुलेट कर लिए होते तो इतना मेरा समय बच जाता और वीडियो थोड़ी शार्ट में आ जाती, ठीक है, समझ गए ना, चेक कर लेना, बिल्कुल सही निकला हुआ है, यही चीज़ आएगा, ठीक है। फिर से देखो करना क्या है, अगर आपको किसी भी अस्थायी कक्षा में इलेक्ट्रॉन की कुल ऊर्जा निकालनी है तो सबसे पहले मान लो इलेक्ट्रॉन की कक्षीय वेग कितनी Vn, इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान m, ठीक है, तो काइनेटिक एनर्जी K = ½ mBn², ठीक। समीकरण नंबर 1 स्थितिज ऊर्जा, कोई भी दो चार्ज है तो उनके बीच की जो स्थितिज ऊर्जा का फार्मूला U होता है, क्या होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2/r, तो यहाँ से निकाल लिया गया U, ठीक है, तो कुल ऊर्जा U En = ठीक है स्थितिज प्लस काइनेटिक, अब दोनों की वैल्यू रख के सॉल्व कर लिया गया, ठीक है। Rn और Bn का मान पिछले समीकरण से ले लिया गया, आ गया, ठीक है, यहाँ तक बात समझ में आ गई। चलिए अब बात करते हैं सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम, ठीक है, तो हेडिंग डालिए हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम। चलिए
तो बात करते हैं हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम की, ठीक है। हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम, इसमें क्या होता है कि हाइड्रोजन सदस्य परमाणु में जब इलेक्ट्रॉन जो है एक उच्च ऊर्जा स्तर से निम्न ऊर्जा स्तर में संक्रमण करता है तो कुछ उसके विकिरण होते हैं जिसको ऊर्जा स्तर यानी किस ऊर्जा स्तर से किस ऊर्जा स्तर में संक्रमण कर रहा है उसके आधार पर श्रेणियों में बांटा गया है, ठीक है। यानी जब हाइड्रोजन परमाणु में इलेक्ट्रॉन किसी उच्च ऊर्जा स्तर से पहले ऊर्जा स्तर यानी कि 1 में संक्रमण यानी =1 में संक्रमण करता है तो जो श्रेणी हमको प्राप्त होती है उसके विकिरण से वो श्रेणी हमारी कहलाती है लाइमन श्रेणी, ठीक है। क्या कहलाती है? लाइमन श्रेणी, लाइमन श्रेणी, ठीक है। और दूसरा है, नाम लिख लो, बामर श्रेणी और लाइमन बामर पाश्चन, ये है ब्रैकेट और ये है फुन, ठीक है। अब ध्यान से देखो, लाइमन श्रेणी कब हमको मिलती है? लाइमन श्रेणी जब हाइड्रोजन सदस्य परमाणु में कोई भी इलेक्ट्रॉन, हाइड्रोजन सदस्य परमाणु में कोई भी इलेक्ट्रॉन उच्च ऊर्जा स्तर से निम्न ऊर्जा स्तर यानी कि N1 में संक्रमण करता है, प्रथम ऊर्जा स्तर में संक्रमण करता है किसी दूसरे तीसरे, ये देखो ये जो लाइन हमने दिखाई है n=1 प्रथम ऊर्जा स्तर, n=2 दूसरा ऊर्जा स्तर, n=3 तीसरा ऊर्जा स्तर, ये ऊर्जा स्तर है, ठीक है। तो जब विभिन्न ऊर्जा स्तर यानी जैसे मान लो दूसरे ऊर्जा स्तर से पहले ऊर्जा स्तर में संक्रमण कर दिया या तीसरे से पहले में कर दिया या चौथे से पहले में किया या पांचवें से पहले में किया, ठीक है। लाइन देखो, तो इस प्रकार के संक्रमण से जो हमको श्रेणी मिलती है वो हमारी होती है लाइमन श्रेणी और ये पराबैंगनी भाग में मिलती है। कहाँ मिलती है? ये पराबैंगनी भाग में मिलती है, ठीक है। और इसकी जो तरंगदैर्ध्य निकालने का फार्मूला है, इसका तरंगदैर्ध्य हम निम्न सूत्र से ज्ञात कर सकते हैं। इसका तरंगदैर्ध्य 1/λ/r, ठीक है। किस ऊर्जा स्तर में मिल रहा है? पहले वाले ऊर्जा स्तर में, यानी 1=1² - 1/n², जहां पे आप n= कहां से संक्रमण हो रहा है? दूसरे तीसरे चौथे, यानी n=2 3 4 5 अप टू इनफाइनाइट रख सकते हैं, ठीक है। इस सूत्र से इसका जो है हम क्या कर सकते हैं, क्या निकाल सकते हैं? तरंगदैर्ध्य निकाल सकते हैं। और n=2 रखेंगे, n= अगर आप 2 रखते हैं, ठीक है, n=2 तो मिनिमम तरंगदैर्ध्य ज्ञात होगी और n= इनफाइनाइट रखेंगे तो सबसे बड़ी तरंगदैर्ध्य ज्ञात होगी। तो लोएस्ट और हाईएस्ट तरंगदैर्ध्य भी आप निकाल सकते हैं। ये लोएस्ट निकालने के लिए सबसे पहले आप n=2 रखेंगे और n=इनफाइनाइट रखेंगे तो आपको अधिकतम और न्यूनतम तरंगदैर्ध्य मिल जाएगी, ठीक है। दूसरे श्रेणी की अगर हम बात करें, बामर श्रेणी की, देखिए बात सिर्फ यही समझने की है, बाकी एक्सप्लेन तो आप खुद ही कर ले जाएंगे। एक्सप्लेनेशन में करना क्या है? एक्सप्लेनेशन में है, हेडिंग डाला हमने लाइमन श्रेणी। जब कोई हाइड्रोजन सदस्य परमाणु में कोई इलेक्ट्रॉन, ठीक है, विभिन्न ऊर्जा स्तर से पहले ऊर्जा स्तर में संक्रमण करता है तो उसके विकिरण से प्राप्त श्रेणी को क्या कहते हैं? लाइमन श्रेणी कहते हैं और ये पराबैंगनी भाग में प्राप्त होती है, ठीक है, पराबैंगनी भाग में प्राप्त होती है। लाइमन श्रेणी की तरंगदैर्ध्य हम निम्न सूत्र की सहायता से ज्ञात कर सकते हैं, ठीक है, जहां पे n=2 3 4 5 अप टू 7 और ये n ये दर्शाता है कि इलेक्ट्रॉन किस ऊर्जा स्तर से संक्रमण कर रहा है। n=2 रखे तो यानी दूसरे ऊर्जा स्तर से संक्रमण कर रहा है, n=3 रखे तो तीसरे से कर रहा है, n=4 रखे तो चौथे से कर रहा है, ठीक है। और अगर हमें अधिकतम और न्यूनतम तरंगदैर्ध्य भी निकालनी पड़ गई तो अधिकतम और न्यूनतम तरंगदैर्ध्य के लिए आप एक बार क्या करेंगे? n=2 रखोगे और एक बार n=इनफाइनाइट रखोगे तो जो मान अधिकतम आएगा वो अधिकतम तरंगदैर्ध्य हो जाएगा और जो मान न्यूनतम आएगा वो न्यूनतम तरंगदैर्ध्य हो जाएगा।
R जो है रिडबर्ग कांस्टेंट है, इसकी वैल्यू आपको पता होनी चाहिए या याद होनी चाहिए। नहीं भी याद हुई कोई दिक्कत नहीं, पेपर के फ्रंट पेज पे ही कुछ कांस्टेंट या नियतांक के वैल्यू आपको दे दिए जाते हैं, ठीक है। बोर्ड एग्जाम के फ्रंट पेज पर ही कुछ नियतांक जैसे प्लैंक कांस्टेंट हो गया, रिडबर्ग कांस्टेंट हो गया और जेड अभी एक आया था, ठीक है। तो ऐसे कई सारे कांस्टेंट होते हैं जिसकी वैल्यू आपको दे दी जाती है। बामर श्रेणी की अगर हम बात करें तो बामर श्रेणी के लिए क्या होगा, जब कोई हाइड्रोजन सदस्य परमाणु में कोई इलेक्ट्रॉन उच्च ऊर्जा स्तर से दूसरे ऊर्जा स्तर में संक्रमण करता है, किसमें कर रहा है, दूसरे ऊर्जा स्तर में संक्रमण करता है, तो इसके विकिरण से प्राप्त श्रेणी को बामर श्रेणी कहते हैं और यह श्रेणी भी पराबैंगनी भाग में प्राप्त होती है। केवल लाइमन और बामर ही आपकी पराबैंगनी में प्राप्त होती हैं, बाकी ये तीनों श्रेणियां आपकी अवरक्त में, कहां, अवरक्त भाग में, ठीक है। और इसकी तरंग दैर्ध्य निकालने के लिए बामर श्रेणी की अगर हम तरंग दैर्ध्य की बात करें तो 1/λ = R 1/, कौन से भाग में प्राप्त हो रही है, सेकंड में, 2² -1/n², जहां पे n की वैल्यू कहां से लिखी जाएगी, कहां से आ रही है भाई, पहली लाइन कहां से आई, 3 से ना, तो n = 3, 4, 5 so on up to so on dot infinite, ठीक है। इसी तरीके से अगर हम पाश्चन श्रेणी की बात करें तो आप समझ में आ रहा ना कैसे एक्सप्लेन करना। तो पाश्चन श्रेणी के लिए क्या लिखोगे डेफिनेशन में कि जब कोई हाइड्रोजन सदस्य परमाणु उच्च ऊर्जा स्तर से तीसरे ऊर्जा स्तर में संक्रमण करता है, किसमें, तीसरे ऊर्जा स्तर में संक्रमण करता है, तो इसके विकिरण से प्राप्त श्रेणी को पाश्चन श्रेणी कहते हैं और इसकी तरंग दैर्ध्य निकालने का फार्मूला 1/λ = R 1/2, इस बार क्या हो जाएगा 3² और यहाँ पे n की वैल्यू चेंज होके n = कहाँ से हो जाएगी 4, 5, 6, 7 up to so on infinite, ठीक है। तो इसी और ये श्रेणी पाश्चन श्रेणी हमारी अवरक्त भाग में प्राप्त होती है, ब्रैकेट भी अवरक्त में, फुंड भी अवरक्त में। तो इस तरीके से सारा एक्सप्लेनेशन आप कर ले जाएंगे, हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। तो आई होप आप सारी चीज़ें अच्छे से समझ गए होंगे, वीडियो भी आपको पसंद आई होगी। तो सभी लोग जितने भी बच्चे वीडियो को लाइव देख रहे हैं सभी लोग वीडियो को लाइक कर दीजिए। और इसी के साथ ये आपका चैप्टर नंबर 12 परमाणु का फाइनल शॉर्ट कंप्लीट हो गया, यानी इस चैप्टर के जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे वो आपके सारे डिस्कस कर दिए गए, ठीक है। अब इस चैप्टर में अगर किसी को किसी क्वेश्चन में कोई समस्या हो या कोई परेशानी हो तो वो नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकता है, ठीक है। ओके स्टूडेंट, तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में चैप्टर नंबर 13 यानी कि नाभिक वाले चैप्टर के फाइनल शॉर्ट के साथ, और उसके बाद फिर आपका चैप्टर नंबर 14। और उससे पहले एक अनाउंसमेंट, जो आपके प्रीवियस 3 साल के क्वेश्चन पेपर हमने सॉल्व करने के लिए कहा है, तो उसके लिए आप अभी से प्रिपेयर हो जाइए। और प्रिपेयर किस तरीके से, जिन जिन बच्चों के पास अनसॉल्व पेपर नहीं है वो टेलीग्राम ग्रुप में लिंक मिला हुआ है, वहाँ से आप पिछले 3 साल का पेपर डाउनलोड कर लेना, ठीक है, डाउनलोड कर लेना। और या तो हो सके तो अनसॉल्व पेपर खरीद लेना, क्योंकि क्वेश्चन हम बोर्ड पे लिखने वाले नहीं हैं, ठीक है। क्वेश्चन जो है जो पिछले 3 साल से आपके 2018, 19 और 20 में पूछे गए हैं, उन सभी क्वेश्चन को जब हम सॉल्व करवाएंगे तो उन जो क्वेश्चन है उसको हम बोर्ड पर लिखेंगे नहीं, केवल अनसॉल्व पेपर लेकर पढ़ेंगे और क्वेश्चन में क्या चीज़ गिवन है वो लिखेंगे और निकालना क्या है वो लिखेंगे, उसके बाद उसका सलूशन बताना शुरू कर देंगे, ठीक है। तो इसके लिए इसको आप प्रिपेयर तभी अच्छी तरीके से कर सकते हैं जब आपके पास अनसॉल्व पेपर हो, या प्रीवियस ईयर जो क्वेश्चन पेपर है वो लिंक भी उसका आपको दे दिया गया, आप लोग डाउनलोड करके प्रिंट करा लीजिए, ठीक है। तो इतनी चीज़ जो है आप लोग कर लीजिए। ओके स्टूडेंट, तो मिलते हैं फिर, और अगर किसी को कोई समस्या हो तो वो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकता है।